अभी जब आप इसे देख रहे हैं, आपकी धमनियों के भीतर एक शांत युद्ध चल रहा है। और यहाँ सबसे डरावना हिस्सा है, अधिकांश वरिष्ठ नागरिक अपने पूरे जीवन में गलत आंकड़े को देखते रहे हैं। दशकों तक डॉक्टरों ने हमें उस नीचे वाले नंबर यानी डायस्टोलिक रीडिंग के बारे में चिंता करने के लिए कहा, जो रेखा के नीचे चुपचाप बैठता है। लेकिन क्रांतिकारी शोध ने हमारी हर सोच को पूरी तरह से पलट दिया है। 10 लाख से अधिक वयस्कों पर किए गए एक विशाल अध्ययन में पाया गया कि इनमें से केवल एक नंबर आपके दिल के दौरे और स्ट्रोक के जोखिम की सटीक भविष्यवाणी करता है। दूसरा नंबर 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों में शायद ही कोई प्रभाव डालता है। हम एक ऐसे अंतर की बात कर रहे हैं जिसका मतलब वास्तव में जीवन या मृत्यु हो सकता है। और चिकित्सा जगत ने इस जानकारी को शोध पत्रिकाओं में दबाए रखा, जबकि लाखों बुजुर्ग पूरी तरह से गलत चीज पर ध्यान केंद्रित करते रहे। यहाँ एक और परेशान करने वाली बात है, खतरनाक नंबर केवल उम्र के साथ बढ़ता ही नहीं है, बल्कि यह युवाओं की तुलना में वरिष्ठों में पूरी तरह से अलग व्यवहार करता है। 60 के बाद आपकी धमनियां एक ऐसे बदलाव से गुजरती हैं जो सारे नियम बदल देता है। जो रीडिंग 40 की उम्र में कुछ भी नहीं थी, वो 70 की उम्र में एक गंभीर चेतावनी हो सकती है। फिर भी अधिकांश लोगों को यह महत्वपूर्ण अंतर कभी नहीं बताया गया। वे घर पर अपना रक्तचाप जांचते हैं, 2 नंबर देखते हैं और उन्हें पता नहीं होता कि कौन सा नंबर उनके ध्यान के योग्य है। यह भ्रम सिर्फ असुविधाजनक नहीं है, यह वास्तव में खतरनाक है, क्योंकि जब आप गलत नंबर पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप तब भी सुरक्षित महसूस कर सकते हैं जब आप वास्तव में गंभीर जोखिम में हों। लेकिन रुकिए, जब आप शोधकर्ताओं द्वारा खोजे गए नंबर 1 कारक के बारे में सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। 2019 के एक ऐतिहासिक अध्ययन में, जो दुनिया की सबसे सम्मानित मेडिकल पत्रिकाओं में से एक में प्रकाशित हुआ था, 36 मिलियन 3.6 करोड़ रक्तचाप रीडिंग का विश्लेषण किया गया। 3.6 करोड़, और उन्होंने ऊपर वाले नंबर के बारे में जो पाया उसने पाठ्यपुस्तकों को पूरी तरह से फिर से लिख दिया। परिणाम इतने स्पष्ट थे कि प्रमुख स्वास्थ्य संगठनों को अपने दिशा निर्देश अपडेट करने पड़े। यह अकेली खोज बताती है कि क्यों स्वीकार्य रक्तचाप वाले इतने सारे वरिष्ठों को फिर भी दिल की बीमारियां हो रही थीं। इसका जवाब हमेशा से हमारी आंखों के सामने छिपा था। और इस वीडियो के अंत तक आप समझ जाएंगे कि ये आपके स्वास्थ्य के लिए क्यों मायने रखता है और आप आज से ही इसके बारे में क्या कर सकते हैं। शुरू करने से पहले हमें कमेंट में अपनी उम्र और आप हमें कहां से देख रहे हैं ये जरूर बताएं। हम हर एक कमेंट को पढ़ते हैं और उसका जवाब देते हैं, तो अपने कमेंट नीचे लिखें। अब बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। नंबर 5, बुजुर्ग धमनियों में डायस्टोलिक का धोखा। आइए उस चीज से शुरू करें जो लगभग सभी को हैरान कर देती है। आपके रक्तचाप की रीडिंग का वो नीचे वाला नंबर यानी डायस्टोलिक दबाव आपके बड़े होने के साथ कम महत्वपूर्ण हो जाता है। ये उस हर बात के खिलाफ जाता है जो ज्यादातर लोगों ने सालों से सुनी है। डायस्टोलिक दबाव धड़कनों के बीच आपके दिल के आराम करने के समय धमनियों में बल को मापता है। ये शांत क्षण है, एक ठहराव है, और छोटे वयस्कों के लिए इस नंबर का महत्वपूर्ण अर्थ है। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, कुछ दिलचस्प होता है। जर्नल ऑफ द अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी में प्रकाशित शोध ने 2 दशकों से अधिक समय तक 8000 से अधिक वयस्कों का अध्ययन किया। निष्कर्ष अद्भुत थे। 50 से कम उम्र के लोगों में बढ़ा हुआ डायस्टोलिक दबाव भविष्य की हृदय समस्याओं की भविष्यवाणी करता था, लेकिन 60 से अधिक उम्र के लोगों में यह संबंध अनिवार्य रूप से गायब हो गया। शोधकर्ताओं ने पाया कि वरिष्ठों में डायस्टोलिक दबाव का दिल के दौरे या स्ट्रोक के जोखिम से लगभग कोई स्वतंत्र संबंध नहीं था। जब उन्होंने ऊपर वाले सिस्टोलिक नंबर को ध्यान में रखा, इस बारे में एक पल के लिए सोचें। जिस नंबर को लेकर कई बुजुर्ग परेशान रहते हैं, वो ऊपर वाली रेखा के साथी की तुलना में शायद ही मायने रखता है। इसका कारण यह है कि समय के साथ आपकी धमनियों का क्या होता है। जब आप युवा होते हैं तो आपकी धमनियां लचीली होती हैं। वे रबर बैंड की तरह हर धड़कन के साथ फैलती और सिकुड़ती हैं। ये लचीलापन दोनों नंबरों को संतुलित रखता है। लेकिन जैसे जैसे दशक बीतते हैं, वे धमनियां धीरे धीरे सख्त हो जाती हैं। इलास्टिन की जगह कोलेजन ले लेता है, कैल्शियम जमा होने लगता है, कोमल खिंचाव वाला ऊतक कठोर और कम लचीला हो जाता है। इस सख्त होने की प्रक्रिया का मतलब है कि आपके दिल को उन वाहिकाओं के माध्यम से रक्त धकेलने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ती है जो अब आसानी से रास्ता नहीं देती। इसका परिणाम ये होता है कि सिस्टोलिक दबाव बढ़ जाता है, जबकि डायस्टोलिक दबाव अक्सर वैसा ही रहता है या गिर भी जाता है। वरिष्ठों के लिए यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन नामक स्थिति 65 से अधिक उम्र के 30% वयस्कों को प्रभावित करती है। इसका मतलब है कि उनका ऊपर वाला नंबर बढ़ा हुआ है, जबकि उनका नीचे वाला नंबर सामान्य या कम रहता है। सालों तक कुछ डॉक्टरों ने इस पैटर्न को उम्र बढ़ने का एक सामान्य हिस्सा मानकर खारिज कर दिया। उन्होंने केवल उन मामलों पर ध्यान दिया जहां दोनों नंबर ऊंचे थे। लेकिन शोध एक पूरी तरह से अलग कहानी बताता है।
फ्रामिंघम हार्ट स्टडी ने साबित किया कि आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन दिल की विफलता, स्ट्रोक और गुर्दे की बीमारी के जोखिम को नाटकीय रूप से बढ़ाता है, चाहे डायस्टोलिक नंबर कुछ भी दिखाए। यहाँ व्यावहारिक सीख ये है कि आप अपने घर की रक्तचाप रीडिंग को कैसे समझते हैं, उसे बदलें। यदि आप 60 से ऊपर हैं और आपका डायस्टोलिक नंबर ठीक लग रहा है जबकि आपका सिस्टोलिक नंबर बढ़ रहा है, तो ये न समझें कि सब कुछ ठीक है। उस पैटर्न पर ध्यान देने और अपने डॉक्टर से चर्चा करने की आवश्यकता है। धमनियों के सख्त होने को पूरी तरह से उल्टा नहीं जा सकता, लेकिन इसे धीमा और प्रबंधित किया जा सकता है। नियमित शारीरिक गतिविधि धमनियों के लचीलेपन को बनाए रखने में सबसे प्रभावी पाई गई है। टेक्सास विश्वविद्यालय के एक अध्ययन में पाया गया कि जो लोग नियमित व्यायाम करते थे उनकी धमनियां 20 से 30 साल कम उम्र के लोगों जैसी थीं। संदेश स्पष्ट है, ऊपर वाले नंबर को सिर्फ इसलिए नजरअंदाज न करें क्योंकि नीचे वाला नंबर तसल्ली दे रहा है। नंबर 4, पल्स प्रेशर का अंतर और उसके खुलासे। आपके रक्तचाप की रीडिंग में एक तीसरा नंबर छिपा है जिसे अधिकांश लोग कभी गिनते भी नहीं हैं। इसे पल्स प्रेशर कहा जाता है और ये वरिष्ठों में स्वास्थ्य के सबसे अनदेखे संकेतकों में से एक हो सकता है। पल्स प्रेशर आपके सिस्टोलिक और डायस्टोलिक नंबरों के बीच का अंतर है। यदि आपका रक्तचाप 140/80 है तो आपका पल्स प्रेशर 60 है। यह अंतर आपकी धमनियों के स्वास्थ्य के बारे में एक ऐसी कहानी बताता है जो कोई भी नंबर अकेले नहीं बताता। हाइपरटेंशन जर्नल में प्रकाशित एक बड़े अध्ययन ने 15 वर्षों की अवधि में लगभग 20,000 बुजुर्गों के आंकड़ों की जांच की। शोधकर्ताओं ने पाया कि पल्स प्रेशर में हर 10 अंकों की वृद्धि के साथ हृदय संबंधी घटनाओं का जोखिम लगभग 13% बढ़ जाता है। ये तब भी सच था जब व्यक्तिगत सिस्टोलिक और डायस्टोलिक नंबर स्वीकार्य सीमा के भीतर थे। 130/60 वाले किसी व्यक्ति का पल्स प्रेशर 70 होता है। 130/80 वाले व्यक्ति का पल्स प्रेशर 50 होता है। सिस्टोलिक नंबर समान है, लेकिन जोखिम बहुत अलग हैं। फिर भी मानक दिशा निर्देशों में शायद ही कभी इस अंतर का उल्लेख किया जाता है। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दबाव के बीच बढ़ता अंतर धमनियों की कठोरता के संकेत के रूप में कार्य करता है। जब आपकी धमनियां हर धड़कन के बल को सोखने के लिए ठीक से फैल नहीं पाती हैं, तो वो ऊर्जा कहीं और नहीं जा पाती। ये सिस्टोलिक नंबर को ऊपर धकेलता है, जबकि डायस्टोलिक नंबर स्थिर रहता है या गिर जाता है। इसे बगीचे के पाइप, गार्डन होज की तरह सोचें। एक लचीला पाइप पानी के कुछ दबाव को सोख लेता है, एक सख्त पाइप उस पूरे बल को सीधे आगे भेज देता है। आपका दिल रक्त को एक ऐसे तंत्र में धकेलता है जो या तो उस धक्के को कम करता है या उसे बढ़ा देता है। सख्त धमनियां इसे बढ़ा देती हैं और आपके मस्तिष्क, गुर्दे और हृदय को हर एक धड़कन के साथ वो बढ़ा हुआ बल प्राप्त होता है। वरिष्ठों के लिए इसके निहितार्थ महत्वपूर्ण हैं। 60 से ऊपर के पल्स प्रेशर को आमतौर पर बढ़ा हुआ माना जाता है। 80 से ऊपर गंभीर चिंता पैदा करता है। रोटरडैम अध्ययन में पाया गया कि पल्स प्रेशर ने याददाश्त में कमी और मनोभ्रंश, डिमेंशिया के जोखिम की भविष्यवाणी किसी भी व्यक्तिगत नंबर से बेहतर की। बढ़े हुए पल्स प्रेशर की निरंतर मार समय के साथ मस्तिष्क की छोटी रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचाती है। ये नुकसान लक्षणों के प्रकट होने से पहले सालों तक चुपचाप जमा होता रहता है। जब तक याददाश्त की समस्याएं ध्यान देने योग्य होती हैं, तब तक काफी चोट लग चुकी होती है। पल्स प्रेशर को प्रबंधित करने के लिए मुख्य रूप से सिस्टोलिक दबाव को कम करने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि वरिष्ठों में डायस्टोलिक दबाव अक्सर पहले से ही कम होता है और इसे और कम करने से आराम के दौरान हृदय की मांसपेशियों में रक्त का प्रवाह कम हो सकता है। कुछ दवाएं जो सीधे धमनियों की कठोरता को लक्षित करती हैं, उन्होंने विशेष लाभ दिखाया है। दवा के अलावा नमक, सोडियम के सेवन को कम करने के 5 हफ्तों के भीतर धमनियों की कठोरता पर मापने योग्य प्रभाव देखा गया है। सोडियम कम करने से धमनियां सचमुच अधिक लचीली हो जाती हैं। नंबर 3, सुबह के रक्तचाप का उछाल और उसके छिपे खतरे। आपका रक्तचाप पूरे दिन स्थिर नहीं रहता है। ये उन पैटर्नों में बढ़ता और गिरता है जो आपके शरीर की आंतरिक घड़ी का पालन करते हैं। और वरिष्ठों के लिए जागने के बाद पहले कुछ घंटों में जो होता है वो पूरे दिन का सबसे खतरनाक समय हो सकता है। शोधकर्ताओं ने मॉर्निंग ब्लड प्रेशर सर्ज, सुबह के दबाव का उछाल नामक चीज की पहचान की है। ये कारक बताता है कि दिल के दौरे और स्ट्रोक सुबह 6 बजे से दोपहर के बीच सबसे अधिक क्यों होते हैं। जापान के एक अध्ययन में पाया गया कि जिन व्यक्तियों में सुबह का उछाल 55 अंक या उससे अधिक था, उनमें छोटे उछाल वाले लोगों की तुलना में स्ट्रोक का जोखिम दोगुने से अधिक था। ये संबंध तब भी बना रहा जब औसत रक्तचाप स्तर समान थे। सुबह के इस उछाल का कारण आपके शरीर के जागने के तंत्र का सक्रिय होना है। कोर्टिसोल का स्तर बढ़ता है, एड्रेनालाइन बढ़ता है। घंटों बिना पानी के रहने के बाद रक्त थोड़ा गाढ़ा हो जाता है। प्लेटलेट्स अधिक चिपचिपे हो जाते हैं। ये सभी बदलाव तब होते हैं जब आप नींद से जागने की ओर बढ़ते हैं। स्वस्थ धमनियों में शरीर इसे संभाल लेता है, लेकिन सख्त धमनियों में ये दैनिक उछाल कमजोर रक्त वाहिकाओं पर बार बार होने वाला हमला बन जाता है। इससे बचने के लिए जागने के 1 घंटे के भीतर अपना रक्तचाप मापें।
यदि सुबह का नंबर शाम के नंबर से 40 या अधिक अंक अधिक है तो ये चिंता का विषय है। कुछ शोध बताते हैं कि रात में रक्तचाप की दवाएं लेने से सुबह के उछाल को बेहतर ढंग से नियंत्रित किया जा सकता है, हालांकि ये डॉक्टर की सलाह पर ही करना चाहिए। इसके अलावा जागने के 2 घंटे के भीतर नाश्ता करना और तुरंत पानी पीना रक्त को गाढ़ा होने से रोकने में मदद करता है। बिस्तर से बाहर निकलने से पहले पैरों को थोड़ा हिलाना डुलाना भी अचानक आने वाले झटके को कम करता है। नंबर 2, रक्तचाप में अस्थिरता, वेरिएबिलिटी। ज्यादातर लोग सिर्फ इस पर ध्यान देते हैं कि उनके नंबर ऊंचे हैं या नीचे, लेकिन शोध बताते हैं कि वे नंबर कितना ऊपर नीचे होते हैं ये भी उतना ही मायने रखता है। द लैंसेट न्यूरोलॉजी में प्रकाशित एक विश्लेषण में पाया गया कि जिन रोगियों के सिस्टोलिक दबाव में बहुत अधिक उतार चढ़ाव होता था उनमें स्ट्रोक का जोखिम 65% अधिक था, भले ही उनका औसत दबाव सामान्य हो। स्थिरता अपने आप में एक सुरक्षात्मक कारक निकली। जब रक्तचाप बेतहाशा झूलता है तो वाहिकाएं खिंचने और आराम करने के निरंतर चक्र का अनुभव करती हैं। ये तनाव धमनियों की नाजुक अंदरूनी परत को नुकसान पहुंचाता है। ये तार को बार बार मोड़ने जैसा है जिससे वो अंततः टूट जाता है। वरिष्ठों में ये अस्थिरता उम्र के साथ दबाव को नियंत्रित करने वाली कोशिकाओं की संवेदनशीलता कम होने के कारण होती है। दवाओं के समय में अनियमितता भी इसे बढ़ाती है। दवा को हर दिन एक ही समय पर लेना इसे स्थिर रखने की कुंजी है। नंबर 1, सिस्टोलिक रक्तचाप और भारी सबूत। अंत में हम सबसे महत्वपूर्ण कारक पर आते हैं, सिस्टोलिक नंबर, ऊपर वाला नंबर। वरिष्ठों के लिए सिस्टोलिक दबाव वो नंबर है जो सबसे ज्यादा मायने रखता है और इस पर ध्यान देना वास्तव में आपके जीवन में कई साल जोड़ सकता है। स्प्रिंट ट्रायल नामक एक प्रसिद्ध अध्ययन को समय से पहले ही रोकना पड़ा क्योंकि परिणाम इतने चौंकाने वाले थे। जिस समूह ने अपने ऊपर वाले नंबर को 120 से नीचे रखने का लक्ष्य रखा था उनमें हृदय संबंधी घटनाओं में 25% की कमी और मृत्यु दर में 27% की कमी देखी गई। ये छोटे अंतर नहीं थे। इसका कारण वही है, सख्त धमनियां। हर एक धड़कन आपके मस्तिष्क और गुर्दे तक एक शक्तिशाली दबाव तरंग भेजती है। करोड़ों ऐसी तरंगों से होने वाला नुकसान याददाश्त की कमी और गुर्दे की खराबी का कारण बनता है। 3.6 करोड़ रीडिंग के विश्लेषण ने पुष्टि की कि 50 से ऊपर के लोगों में सिस्टोलिक दबाव ही जोखिम का सबसे बड़ा भविष्यवक्ता है। सिस्टोलिक दबाव को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए डैश डाइट, फल, सब्जियां, साबुत अनाज बहुत प्रभावी है। व्यायाम से 5 से 8 अंकों की कमी आ सकती है। वजन कम करना, शराब सीमित करना और तनाव कम करना भी मदद करता है। लेकिन जब जीवन शैली में बदलाव काफी न हो तो दवा अनिवार्य हो जाती है। डॉक्टर के साथ मिलकर एक लक्ष्य निर्धारित करें और उसे हासिल करने का प्रयास करें। यह ज्ञान आपको सशक्त बनाता है। अब आप जानते हैं कि क्यों डॉक्टर को उस ऊपर वाले नंबर पर ध्यान देना चाहिए। आप जानते हैं कि सुबह का दबाव जांचना क्यों जरूरी है। क्या आपने कभी गौर किया है कि आपका रक्तचाप शाम की तुलना में सुबह बहुत अधिक होता है? मैं सुबह की रीडिंग के साथ आपके अनुभव के बारे में सुनना चाहूंगा। अब हम आपसे सुनना चाहते हैं, क्या आपको या आपके किसी परिचित को उच्च रक्तचाप है? आपके लक्षण क्या थे? अपने अनुभव और विचार नीचे कमेंट में साझा करें। हमें उन्हें सुनना अच्छा लगता है। देखने के लिए धन्यवाद।